हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब? आई होप के सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्रोसीजर आफ्टर एडमिशन ऑफ कंप्लेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कि जब भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसी कंप्लेंट को एडमिट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो हमने पढ़ा था। उसके बाद का जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है आज, दैट इज फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये कह रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई कंप्लेंट गई थी, उस कंप्लेंट में जितने भी आरोप लगाए गए थे उनका हमने प्रोसेस कैसे था वो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि अगर जितने भी आरोप लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने वो आरोप सही साबित हो जाते हैं, या तो आरोप क्या लगाया गया था कि गुड्स में डिफेक्ट था, वो प्रूव हो गया, या फिर सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी ऐसा आरोप लगाया गया था, वो प्रूव हो गया, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की गई थी, ये आरोप लगाया गया था और ये प्रूव हो गया, या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू हुई थी जिसके बेस पे किसी कंज्यूमर को इंजरी हुई, हार्म पहुंचा, ये आरोप लगाया गया था और ये प्रूव हो गया। तो इनमें से किसी भी तरह का आरोप कंप्लेंट के अंदर जो लगा हुआ था और जिस पर्सन पे लगाया गया था उस पर्सन पे वो आरोप प्रूव हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो क्या ऑर्डर पास करेगी वो हमको देखने हैं। तो सेक्शन 39 में लिखा हुआ पढ़ते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट suffer from any of the defects specified in the complaint, or that any of the allegations contained in the complaint about the services or any unfair trade practice or claims for compensation under product liability are proved, it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more of the following, namely। देखो इसने क्या लिखा है पैराग्राफ के अंदर। ये कह रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेटिस्फाई हो गया कि कंप्लेंट के अंदर जो आरोप लगाए गए थे गुड्स के डिफेक्ट को लेकर के, कि डिफेक्टिव गुड्स थे उनको लेकर के आरोप लगाए गए थे, या फिर कंप्लेंट में लिखा हुआ था आरोप लगे थे सर्विसेज की डेफिशिएंसी को लेकर के, या फिर आरोप लगाए गए थे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर के, या फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट के जो लाइबिलिटी है उसके वजह से जो क्लेम बनता है हमने वो क्लेम भी मांगा है किसमें, कंप्लेंट के अंदर। मतलब कंप्लेंट के अंदर हमने आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमें कंपनसेशन चाहिए, वो भी हमने क्लेम करने के लिए लिखा हुआ है इसमें सर, कंप्लेंट के अंदर। और ऐसा प्रूफ भी हो गया, मतलब जो डीसी है वो सेटिस्फाई हो गया कि जितने भी आरोप लिखे हुए थे कंप्लेंट के अंदर वो सही थे, ऐसा प्रूव हो गया। तो डीसी क्या करेगा अपोजिट पार्टी पे। अपोजिट पार्टी कौन होगी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए होंगे, कंप्लेंट में उस पार्टी का नाम लिखा रहेगा, तो उसके ऊपर ऑर्डर पास किया जाएगा। किसके थ्रू, डीसी के थ्रू। क्या ऑर्डर पास किया जाएगा, या तो एक या फिर एक से ज्यादा। ये आपको काफी सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं, इनमें से कैसा भी ऑर्डर पास हो सकता है। तो ये ऑर्डर पढ़ने हमको कौन कौन से हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी ने गुड्स के अंदर जो भी डिफेक्ट फाइंड किए हैं उनको रिमूव करने का ऑर्डर पास किया जा सकता है। किसके थ्रू, डीसी के थ्रू। किसके ऊपर, उस पार्टी के ऊपर जिसके खिलाफ शिकायत की है, जिसका नाम शिकायत में लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डीसी क्या बोलेगी कि ये डिफेक्ट है गुड्स के अंदर, इनको ठीक करके दे। सेकंड लिखा हुआ टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू वन ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। या तो हम गुड्स को, मतलब कि गुड्स में जो डिफेक्ट थे वो रिमूव करवाएंगे, ऐसा पॉइंट नंबर 1 में लिखा था। सेकंड में क्या बोल रहा है, गुड्स का डिफेक्ट रिमूव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो डीसी है वो अपोजिट पार्टी को क्या क्या, क्या बोलेगा कि आप गुड्स को चेंज करके दो। सिमिलर डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन जिस फीचर के गुड पुराने वाले थे उसी फीचर के गुड नया दे दो, नए वाले दे दो। मतलब गुड्स को रिप्लेस कर दो, और ध्यान रखना नए गुड्स डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है। थर्ड ऑर्डर क्या पास कर सकते हैं, टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट द प्राइस और एज द केस में बी द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट अलोंग विद सच इंटरेस्ट ऑन सच प्राइस और चार्जेस एज में बी डिसाइडेड। अगर गुड्स का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, या गुड्स के अंदर जो डिफेक्ट है उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है,
या सर्विसेज में जो डेफिशिएंसी थी उनको दूर करना, उनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर डीसी अपोजिट पार्टी को क्या बोलेगा कि आप पैसे वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, तो गुड्स के बदले में हम पैसे रिटर्न कर देंगे, प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा वो पे करना पड़ेगा। सर्विसेज के लिए चार्जेस वर्ड दे रखा है, तो सर्विस रिसिपिएंट को चार्जेस वापस पे करेगा कौन? सर्विस प्रोवाइडर, विद इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, टू पे सच अमाउंट एज में बी अवॉर्डेड बाय इट एज कंपनसेशन to the consumer for any loss or injury suffered by the consumer due to negligence of opposite party। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर डिफेक्टिव गुड्स की वजह से या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस होने की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ केयरलेसनेस शो की थी किसने? अपोजिट पार्टी ने, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उस पार्टी ने। उसने क्या किया? डिफेक्टिव गुड्स सेल कर दिए या फिर सर्विसेज में डेफिशिएंसी छोड़ दी, जिसके वजह से इंजरी हुई, लॉस हुआ किसको? कंज्यूमर को, जिन्होंने शिकायत कर रखी है या जिनके खिलाफ एसोसिएशन ने शिकायत कर रखी है। तो लॉस और इंजरी किसको हुआ? कंज्यूमर को, जिसने डिफेक्टिव गुड्स को यूज किया या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस की वजह से कोई लॉस और इंजरी हो रहा है, तो उसके बदले में कंपनसेशन दिलवा सकता है कौन? डीसी। किसको दिलवाएगा? कंज्यूमर को दिलवाएगा। किससे दिलवाएगा? जिस अपोजिट पार्टी के खिलाफ हमने शिकायत की थी उससे दिलवाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द डीसी shall have the power to grant punitive damages in such circumstances as it deems fit। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डीसी अपोजिट पार्टी से कंपनसेशन तो दिलवाएगा, साथ में प्रोवाइडेड दैट कि डीसी के पास पावर होनी चाहिए ये कंपनसेशन या डैमेजेस दिलवाने की। अगर डीसी के पास पावर नहीं है कंपनसेशन दिलवाने की, फिर कभी भी डीसी कंपनसेशन वाला ऑर्डर पास, मतलब पॉइंट नंबर 4 वाला ऑर्डर पास नहीं कर सकता अगर इसकी पावर किसी और अथॉरिटी के पास है तो। आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में, टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय इट एज कंपनसेशन इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का मीनिंग डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। अगर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अकॉर्डिंग कोई कंपनसेशन बन रहा है तो वो दिलवा सकता है कौन? डीसी। किसको? कंज्यूमर को। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस इन क्वेश्चन। अब रिमूव की बात हमने पहले भी की थी। देखो, रिमूव की बात फर्स्ट पॉइंट में भी कर रहे थे और रिमूव की बात हम यहां भी कर रहे हैं 6th पॉइंट में। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? जो फर्स्ट वाला केस था रिमूव वाला, वहां पे डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा रहा है किसके कहने पे? लेबोरेटरी के ऑफिसर के कहने पे। मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर जो गुड्स में डिफेक्ट था उसके लिए गुड्स को चेकिंग करवाने के लिए लेबोरेटरी में सेंड किया गया था, पर 6th पॉइंट के अंदर जो गुड्स में डिफेक्ट है वो प्राइमा फेसी हमको नजर आ रहा है या फिर सर्विसेज में डेफिशिएंसी है ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस में हम यहाँ पे डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए बोल देंगे। फर्स्ट वाले केस में डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं किसके कहने पे? लेबोरेटरी के ऑफिसर के कहने पे। यहाँ पे लेबोरेटरी के ऑफिसर के कहने पे हम डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए या डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए नहीं बोल रहे, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। मतलब डीसी अपनी मर्जी से बोल रहा है क्योंकि उसको डिफेक्ट या डेफिशिएंसी साफ साफ नजर आ रही है इसलिए। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 7 में, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट देम। अगर किसी पर्सन के ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करने के आरोप लगाए गए थे या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करने के आरोप लगाए गए थे, तो डीसी उस अपोजिट पार्टी को जिस पे आरोप लगाए गए थे उसे क्या बोलेगा कि आपको आगे से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना, रिपीट नहीं करना दोबारा से। नॉट टू ऑफर हजार्डस और अनसेफ गुड्स फॉर सेल। ऐसे गुड्स जो हमारे लाइफ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, उनको सेल करने से मना करने के लिए डीसी बोल सकता है। टू विड्रॉ द हजार्डस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। ऐसे हजार्डस गुड्स जो हमने ऑलरेडी पब्लिक को सेल करने के लिए ऑफर दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 8 में क्या बोल रहा है कि आपको ऑफर ही नहीं करने हजार्डस गुड्स। यहाँ पे आप ऑफर कर चुके हो, ठीक है, पब्लिक को सेल कर चुके हो, पर उनसे वापस मंगवा लो और जो पैसा बनता है उनको वापस दो पैसा। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हजार्डस गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो इसकी, हजार्डस गुड्स की, डेंजरस गुड्स की। एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज विच आर हजार्डस इन नेचर। और ऐसी सर्विसेज
जो डेंजरस नेचर की है उन सर्विसेज को ऑफर करने से भी आपको रोका जा सकता है डीसी के थ्रू। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 11 के अंदर, टू पे सच सम एज मे बी डिटरमाइंड बाय इट इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट लॉस और इंजरी हैज बीन सफर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर नॉट आइडेंटिफिएबल कन्वीनियंटली। अब कह रहे हैं कि अगर गुड्स के डिफेक्ट की वजह से या सर्विसेज के डेफिशिएंसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इंजरी हुई है, तो उन सभी को हम सम मतलब कंपनसेशन दिलवाएंगे उन सभी को, ठीक है। पर उन सभी कंज्यूमर्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितने कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको उस डैमेज की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से इंजरी हुई है। उनको आइडेंटिफाई करके, उनको फाइंड करके फिर उनको हम क्लेम दिलवाएंगे। इट मे बी नोटेड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ सम so payable shall not be less than 25% of the value of such defective goods or services provided as the case may be to the consumer। अब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सम की बात की जा रही है, देखो इसकी बात कर रहे हैं कि सम की अमाउंट कितनी होगी, मिनिमम अमाउंट होगी 25%। 25% किसका फाइंड करेंगे, जितने भी डिफेक्टिव गुड्स सेल किए थे या जितने भी अमाउंट ऑफ सर्विसेज डेफिशिएंसी में थी उनकी वैल्यू का कम से कम 25% फाइंड किया जाएगा और उतना हम उन सभी लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को मिला करके उतना सम दिलवाएंगे कंपनसेशन के तौर पे। फिर पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर आरोप लगाए गए थे कि किसी पार्टी ने, किसी पर्सन ने क्या किया है, मार्केट में फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू की है, ऐसे आरोप लगाए गए थे, और जब डीसी ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, वो आरोप साबित भी हो गए, सच साबित हो गए, ठीक है। तो अब डीसी क्या ऑर्डर पास कर सकता है, जिस पर्सन ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू की थी उसी के कंपैरिजन में आपको एक करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू करनी पड़ेगी ताकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए, नील हो जाए। और करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू करने में जो भी खर्चा आएगा वो उसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा जिसने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू की थी। फिर आगे लिखा हुआ टू प्रोवाइड फॉर एडिकेट कॉस्ट टू पार्टीज। जिस पार्टी को नुकसान हुआ, जो पार्टी एग्रीव्ड थी, प्लेंटिफ थी, कोर्ट में गई, कोर्ट में उसका जो भी खर्चा आया वो खर्चा हम अपोजिट पार्टी से दिलवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी का जो भी खर्चा था। और नेक्स्ट में लिखा हुआ टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और किसी पर्सन को, जो अपोजिट पार्टी थी हमारी यहाँ पे, उसको हम आगे से फ्यूचर में मिसलीडिंग या फिर फॉल्स एडवर्टीजमेंट इशू करने से रोक सकते हैं। तो ये आपको 14 टाइप्स के ऑर्डर दे रखे हैं जो डीसी पास कर सकता है, इसके ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर। कब, अगर डीसी सेटिस्फाई हो गया है कि कंप्लेंट में जितने भी आरोप लगे हैं अपोजिट पार्टी पे वो सारे के सारे ट्रू एंड फेयर है और लीगल है, सही कंप्लेंट, सही आरोप लगाए गए हैं, ऐसा प्रूव हो गया तो। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट एनी अमाउंट ऑब्टेन्ड शैल बी क्रेडिटेड टू सच फंड एंड यूटिलाइज्ड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। अब कह रहे हैं कि जो भी पैसा डीसी ऑर्डर पास करके अपोजिट पार्टी से लेगा तो अपोजिट पार्टी कभी भी डायरेक्टली पैसा प्लेंटिफ को पे नहीं करेगी, कंप्लेनेंट को पे नहीं करेगी। अपोजिट पार्टी वो पैसा किसको देगी, डीसी को देगी, और डीसी उस पैसे को एक सेपरेट फंड के अंदर मेंटेन करेगा और वहां से उस पैसे को पे आउट करता रहेगा कंप्लेनेंट को या कंज्यूमर को। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 39 सेक्शन 3 के अंदर, एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर एंड इफ दे डिफर ऑन एनी पॉइंट और पॉइंट्स they shall state the point or points on which they differ and refer the same to another member for hearing on such point or points, and the opinion of majority shall be the order of DC. However, the other member shall give his opinion on such point or points refer to him within a period of 1 month from the date of such reference। अब देखो सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी कंप्लेंट के ऊपर सुनवाई कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट और एक मेंबर करता है, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, प्रेसिडेंट और एक मेंबर, एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर होते हैं डीसी के अंदर, तो एक प्रेसिडेंट और एक मेंबर मिल करके केस के छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कंप्लेंट को लेकर के कि जितने भी आरोप कंप्लेंट में लगे हैं
जिस पार्टी पे आरोप लगे हैं वो सभी आरोप सही है या नहीं है। अब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान प्रेसिडेंट और मेंबर किसी पॉइंट पे दोनों की थिंकिंग अलग अलग हो जाती है, किसी पॉइंट पे दोनों अलग अलग बात पे एग्री होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट और मेंबर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही, मिसमैच हो रही है, उस केस में क्या होगा? वो एक पॉइंट या वो काफी सारे पॉइंट्स, जिन पॉइंट पे या पॉइंट्स पे प्रेसिडेंट की और मेंबर की थिंकिंग मैच नहीं हो रही, वो एक पॉइंट होगा या काफी सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उन पॉइंट को या पॉइंट्स को हम कहाँ रेफर करेंगे? अनदर मेंबर, सेम डीसी का जो अनदर मेंबर होगा, क्योंकि कम से कम दो मेंबर रहते हैं डीसी के अंदर, तो दूसरे मेंबर के पास वो पॉइंट हम रेफर कर देंगे जिन पॉइंट्स पे मेंबर और प्रेसिडेंट क्या नहीं है, सहमत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसा मेजोरिटी बोलेगी, जैसा मेजोरिटी बोलेगी वैसा ही ऑर्डर पास किया जाएगा डीसी के थ्रू, ये लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जब भी हम अनदर मेंबर को वो पॉइंट्स रेफर करेंगे, उसको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस विद इन 1 मंथ उसको अपना ओपिनियन देना है, जो भी उसका ओपिनियन बनता है। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 39 सेक्शन 4 के अंदर, एवरी ऑर्डर मेड बाय डीसी shall be signed by president and the member who conducted the proceeding, provided that where the order is made as per the majority opinion under section 3, such order shall be signed by the other member। तो कह रहे हैं कि जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा डीसी के थ्रू, उसको साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट प्लस अदर मेंबर साइन करेगा। पर अगर उस ऑर्डर को पास करने में हमने किसी अदर मेंबर की भी हेल्प ली थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसपे मेंबर और प्रेसिडेंट सहमत नहीं थे, तो उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अदर मेंबर की हेल्प ली गई थी और मेजोरिटी के बेस पे डिसीजन पास किया गया था, तो फिर वो अदर मेंबर भी ऑर्डर को साइन करेगा। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में सेक्शन 40 में, रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टेन केसेस। रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा से चेक करना। रिव्यू का मीनिंग क्या हुआ? दोबारा से चेक करना। तो कह रहा है कोई भी ऐसा ऑर्डर जो किसने पास किया था? डीसी ने पास किया था। डीसी अपने ही द्वारा पास किए हुए ऑर्डर को दोबारा से चेक कर सकता है। कब? अगर उस ऑर्डर में कोई एरर है जो अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब साफ साफ डॉक्यूमेंट देखने पे ही समझ आ रहा है कि हाँ, हमने जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर में कोई गलती रह गई थी, तो उस ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू करेंगे ताकि वो गलती ठीक की जा सके। अब कह रहे हैं कि रिव्यू डीसी कैसे कर सकता है? या तो अपनी मर्जी से, या फिर दोनों में से जो पार्टी थी केस की, उन्होंने अप्लाई किया रिव्यू के लिए, पर उनको अप्लाई कब तक करना है? ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीसी। डीसी ने कोई भी ऑर्डर पास किया और या तो कंप्लेनेंट या फिर अपोजिट पार्टी, कंप्लेनेंट कौन है? शिकायत करने वाला। अपोजिट पार्टी कौन है? जिसपे शिकायत की गई है। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है किससे? डीसी के थ्रू पास किए हुए ऑर्डर से। तो क्या अपील कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अपील करने का टाइम पीरियड क्या रहेगा और अपील कहाँ की जाएगी, ये आपको पढ़ना है। और अपील करने के लिए कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं आपको, ये वो कंडीशंस हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अपील फाइल कब तक करनी है? विद इन 45 डेज। जिस दिन डीसी ने ऑर्डर पास किया वहां से 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है, अगर आप डीसी के ऑर्डर से क्या नहीं हो सर, सेटिस्फाइड नहीं हो। दूसरी बात, अपील फाइल कहां करनी है? स्टेट कमीशन के पास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर कौन है? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन से ऊपर कौन है? नेशनल कमीशन। तो डीसी ने ऑर्डर पास किया, दोनों में से कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से, तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर आपको स्टेट कमीशन के पास क्या करनी है सर? अपील फाइल करनी है। इट मे बी नोटेड दैट द स्टेट कमीशन में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 45 डेज। अब कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन 45 डेज के बाद स्टेट कमीशन के पास अपील फाइल करना चाहता है एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर, तो क्या ऐसा कर सकता है? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसा, अगर आपने स्टेट कमीशन को कोई सफिशिएंट, कोई सॉलिड कोज, कारण बता दिया 45 डेज में अपील फाइल नहीं कर पाने का, तो उस केस में फिर आप 45 डेज के बाद भी अपील फाइल कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपील अनलेस द पर्सन फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। आप कह रहे हैं कि अपील करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कुछ कंडीशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी अपील फाइल करने से पहले। वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है, नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे
any amount in terms of an order of district commission shall be entertained by the state commission unless the appellant has deposited 50% of that amount in the manner as may be prescribed. ये कह रहा है कि जो पर्सन अपील करना चाहता है, अपीलेंट कौन होगा? वो पर्सन जिसको अपील करनी है। तो जो पर्सन स्टेट कमीशन में अपील करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? 50% अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अब 50% ऑफ अमाउंट किसका निकाला जाएगा? वो अमाउंट, दैट अमाउंट, कौन सी अमाउंट? जो अमाउंट डीसी ने आपको पे करने के लिए बोली थी। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए कंप्लेनेंट था, ए ही कंज्यूमर था, कंज्यूमर ने ही, मान लो कि बी एक सेलर है, कंज्यूमर ने क्या किया? बी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी डीसी में, और डीसी ने क्या किया? बी के खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। और उस ऑर्डर में क्या बोला गया कि बी ए को 1 लाख रुपीस का कंपनसेशन पे करेगा। डीसी ने जो ऑर्डर पास किया उसमें क्या लिखा गया कि बी जो है वो ए को 1 लाख रुपीस कंपनसेशन पे करेगा। अब बी क्या नहीं है? ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बी चाहता है कि मैं अपील कर दूं स्टेट कमीशन के पास। तो अगर बी को स्टेट कमीशन के पास अपील करनी है तो जितनी अमाउंट डीसी ने पे करने के लिए बोला था, कितनी बोला था? 1 लाख बोला था, उसका 50%, 50,000 रुपए आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। कहाँ पे? स्टेट कमीशन के पास। और डिपॉजिट कौन करवाएगा? वो पर्सन जिसको अपील फाइल करनी है। और अपील कौन फाइल करने वाला है? बी फाइल करने वाला है। तो बी को अपील फाइल करने से पहले 50% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, तब जाके स्टेट कमीशन आपकी अपील को एंटरटेन करेगा। तो अपील फाइल करने के लिए एक कंडीशन है, इस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा आपको। आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी केस मीडिएशन के थ्रू सोल्व किया गया, कोई भी केस मीडिएशन के थ्रू सोल्व किया गया, तो फिर उसके खिलाफ कभी भी अपील नहीं होगी, ठीक है। तो अपील के लिए 2 प्रोविजन दे रखे थे हमारे पास। हाँ जी, आगे हमको दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का टॉपिक जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या थी, उसमें कंस्टिट्यूशन कैसे होता है, कितने लोग काम करते हैं, कैसे वो केस को सॉल्व करते हैं, और क्या क्या ऑर्डर वो पास करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ अपील कहाँ करते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। कि स्टेट कमीशन क्या है, इसको कौन बनाएगा, यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, यहाँ पे मेंबर या प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये कौन कौन से केस में डील करते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, वो सब पढ़नी है आपको। सेक्शन 42 बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपने ही स्टेट में क्या एस्टेब्लिश करने की, एक स्टेट कमीशन को एस्टेब्लिश करने की। द स्टेट कमीशन shall ordinarily function at the state capital and perform its function at such other places as the state government in consultation with the state commission notify in official gazette। ये कह रहा है कि जनरली स्टेट कमीशन अपने ही स्टेट में काम करेगी, पर अगर स्टेट कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके किसी अदर प्लेस के किसी अदर केस को रेफर करना चाहते हैं या सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर्स टू एस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द स्टेट कमीशन एट सच प्लेसेस एज इट डिम्स फिट। अब कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास एक पावर और भी है कि स्टेट कमीशन के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह में, सेम स्टेट के अंदर, उसी स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप रीजनल बेंचेस, रीजनल मतलब रीजन वाइज, एरिया वाइज बेंचेस ओपन कर सकते हो। जैसे हम ब्रांच ओपन करते हैं ना, मेन कंपनी है, मेन ऑफिस है, मेन जो हमारा हेड ऑफिस है उसके हम जगह जगह पे ब्रांचेस खोल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बेंचेस हैं। जो स्टेट कमीशन है वो तो मेन ऑफिस हो गया हमारा, मेन अथॉरिटी हो गई, उसकी बेंचेस डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट शहरों के अंदर ओपन कर दी जाएगी। ईच स्टेट कमीशन shall consist of a president and not less than 4 or not more than such number of other members as may prescribed in consultation with central government। अब कह रहे हैं कि स्टेट कमीशन के अंदर कौन कौन लोग काम करेगा। ये कह रहे हैं स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 अदर मेंबर होंगे। मैक्सिमम कितने अदर मेंबर होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि अगर हमको स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट बनना है या मेंबर बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, एक्सपीरियंस वगैरह वो सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।
नेक्स्ट आओ जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कह रहा है कि स्टेट कमीशन के दायरे में कौन कौन से केस फॉल करते हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट ऐसी है जो स्टेट कमीशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करेगी। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की थी, 1 करोड़ तक की कंसिडरेशन के जो केस थे वो कहाँ फॉल हो रहे थे सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास फॉल हो रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट कमीशन के दायरे में कौन कौन से केस आ रहे हैं। टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज as paid for consideration exceeds rupees 1 crore but does not exceeds rupees 10 crore। ये कह रहा है कि ऐसे केस, ऐसी कंप्लेंट्स जिनमें गुड्स या फिर सर्विस को लेकर के जो वो कंप्लेंट है उसमें जो कंसिडरेशन पे किया हुआ है कंप्लेनेंट ने वो कितना पे किया हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ तक का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है किसी भी कंप्लेंट के अंदर, तो वो कंप्लेंट कहाँ सॉर्ट आउट की जाएगी सर, स्टेट कमीशन के पास सॉल्व की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स इट नेसेसरी टू डू सो इट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज इट डीम्स फिट। अब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने पिक्यूनरी लिमिट देखी है 1 मोर देन 1 CR टू अप टू 10 करोड़ 10 CR, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को चेंज भी कर सकती है। अभी तो लिमिट कितनी है हमारी कि स्टेट कमीशन के पास वो सारे केस फॉलो करेंगे जिनकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस अमाउंट को अमेंड कर सकती है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि स्टेट कमीशन का जो स्कोप है वो एक केस में और भी है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में फॉल कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कितनी है, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस तक की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो कंप्लेंट है कहां पे की जाएगी, स्टेट कमीशन के पास की जाएगी। उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। ये पढ़ के आए हैं हम अभी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर पास होगा उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, स्टेट कमीशन के पास होगी। तो स्टेट कमीशन कहीं ना कहीं अपील के मैटर भी सॉल्व कर रहे हैं जो उसके पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो हमारा ए पॉइंट है उसमें हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे स्टेट कमीशन की पिक्यूनरी लिमिट मतलब मॉनेटरी टर्म्स में क्या लिमिट है केस सॉल्व करने की वो दे रखी है, प्लस जितने भी अपील डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन के पास आएंगी वो भी कौन सॉल्व करेगा सर, स्टेट कमीशन सॉल्व करेगा। अब आ जाओ बी पॉइंट में कि बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। बी पॉइंट बोल रहा है टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any district commission within the state where it appears to the state commission that such district commission has exercised a jurisdiction not vested in it by law or has failed to exercise a jurisdiction so vested or has acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा केस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पेंडिंग पड़ा है उसको सोल्व कौन कर सकता है, स्टेट कमीशन सोल्व कर सकती है। कोई भी ऐसा केस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया था और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने सोल्व कर दिया उस केस को, पर सोल्व करने के दौरान डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या किया, अपनी पावर्स का जितनी पावर्स उसके पास थी उससे ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर लिया। मतलब जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास नहीं थी उनका भी इस्तेमाल कर लिया गया। तो फिर उस केस को दोबारा से सॉल्व किया जाएगा किसके थ्रू, स्टेट कमीशन के थ्रू। पहली बात तो ये बोल रहा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, ऐसा कोई केस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने केस को सॉल्व कर दिया पर अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, फेल्स टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। पहला क्या बोला, पहले में लिख दिया कि पावर का एक्सेस यूज कर लिया, सेकंड वाले केस में जो पावर थी उन्हीं का यूज नहीं किया, तो फिर उस केस को दोबारा सॉल्व किया जाएगा इसके थ्रू, जो हमारा स्टेट कमीशन है उसके थ्रू दोबारा सॉल्व किया जाएगा। तीसरी बात बोल रहा है कि केस गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास और उन्होंने इलीगल तरीके से केस को सोल्व किया, उस केस में वो केस दोबारा कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन के पास जाएगा। या फिर चौथी बात बोल रहा है कोई भी ऐसा केस जो किसके पास गया था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया था, तो उन्होंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यू थे उस कंप्लेंट के अंदर जिनको सोल्व भी नहीं किया।
या उन पे ध्यान कम दिया या अच्छे से ध्यान नहीं दिया, किसने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने। तो अगर ऐसे केस बनेंगे तो वो सारे केस भी कहाँ सोल्व होंगे सर? स्टेट कमीशन के पास सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं इस क्लास में, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 डिस्कस किया अभी हमने, सेक्शन 47 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक में कोई भी डाउट आपका होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।